Welcome to my SS class. I am Rekha. Today we are going to read Political Ninth Class Chapter First. What is democracy and why democracy? बच्चों, जो आपने फर्स्ट चैप्टर किया है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। जो अभी ये जो हम कर रहे हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, दिस इज़ फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस इन पॉलिटिकल साइंस। तो आपको यहाँ से लर्न करना है, जो भी होमवर्क दिया जाता है फर्स्ट चैप्टर इसको मान के चलना है। तो यहाँ पर जो हम रीड कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्या होती है बच्चों, जैसे कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों की सरकार होती है। ये लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोगों के लिए ही चुनी जाती है और लोगों की ही सरकार होती है, क्योंकि वो जो पीपल इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, वो उनके अपने ही व्यक्ति होते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी मैंने आपको बता दिया, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। लोगों की होती है, लोगों के द्वारा चुनी जाती है और लोगों के लिए ही चुनी जाती है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी की फ़ीचर्स क्या हैं। यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, एक रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होते हैं, वन वोट वन वैल्यू होती है। तो हर एक जो व्यक्ति होता है उसको इक्वल डिसीज़न मेकिंग में का मतलब इक्वलिटी होती है कि वो डिसीज़न मेकिंग देश के ईच एंड एवरी डिसीज़न के अंदर। तो अगर उनका रिप्रेजेंटेटिव कोई भी उनकी तरफ से अपना डिसीज़न देता है तो वो लोगों का ही डिसीज़न माना जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी इन चैप्टर 1। बच्चा 1 भी पढ़ा दिया है, भले ही वो हमारे सिलेबस में न हो। वी हैव रीड मैनी स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से स्टोरी रीड की है। थ्रू दिस स्टोरीज वी डिस्कस्ड वेरियस गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इससे हमने कई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा है और गवर्नमेंट के फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है। We called some of these democracies and others were described as non-democracies। जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है उसमें कुछ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और कुछ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जिसको आप लोकतंत्र बोल देते हैं बच्चों। डेमोक्रेसी लोकतंत्र होता है हिंदी में अगर बोला जाए। कैन यू रिकॉल फॉर ईच ऑफ दीज कंट्रीज समथिंग अबाउट द गवर्नमेंट दैट वी डिस्क्राइब्ड एज डेमोक्रेसीज। जो डेमोक्रेसी के अंदर आपने डिस्क्राइब किया है वो चिली के अंदर बिफोर एंड आफ्टर द पिनोशे रूल, जब पिनोशे के रूल के बाद वहाँ चिली के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फाउंड की गई। पोलैंड आफ्टर द फॉल ऑफ द कम्युनिस्ट रूल। पोलैंड के अंदर भी हमने देखा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई थी। कब एस्टेब्लिश हुई थी? जो हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वहाँ पोलैंड के अंदर, कम्युनिस्ट जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी के फॉल के बाद हुई थी। घाना इन द अर्लियर पीरियड ऑफ नक्रूमास गवर्नमेंट। जो नक्रूमा वहाँ पर सरकार नक्रूमा ने जो बनाई थी उसकी गवर्नमेंट से पहले वहाँ डेमोक्रेसी थी घाना के अंदर। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल पोलैंड, चिली एंड घाना के, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी थी, जो हम फर्स्ट चैप्टर में रीड करके आ चुके हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ कॉमन टू देम। इनके लिए कॉमन क्या चीज़ है? वाई डू वी क्लब देम ऑल अंडर द लेवल ऑफ डेमोक्रेसी। और हम इन सब को लेवल ऑफ डेमोक्रेसी के अंडर क्यों क्लब करते हैं? व्हाट इज़ इट दैट डिस्टिंग्विशेस दीज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक दूसरे से अलग करने वाली चीज़ क्या है? फ्रॉम पिनोशे रूल इन चिली, कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड, लेटर द पीरियड ऑफ नक्रूमास रूल इन घाना। अब हम कहते हैं कि पहले वहाँ पर डेमोक्रेसी थी, लेकिन जैसे पिनोशे का रूल आ जाता है चिली के अंदर, पोलैंड में कम्युनिस्ट रूल आ जाता है और वहाँ पर नक्रूमा का एस्टेब्लिशमेंट रूल्स की हो जाती है घाना के अंदर। तो उससे पहले और उसमें क्या डिफरेंस था बाद में एस्टेब्लिश होने के बाद उनकी गवर्नमेंट? व्हाट डू दीज गवर्नमेंट हैव कॉमन एंड विद द मिलिट्री रूल ऑफ इन म्यांमार। तो इन गवर्नमेंट में कॉमन क्या चीज़ थी जो म्यांमार के साथ मिलिट्री रूल म्यांमार में भी देखने को मिला है? वाई डू वी से दिस गवर्नमेंट आर नॉट डेमोक्रेटिक। और हम ऐसा क्यों कहते हैं कि ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं है? वो हमें सभी बताना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालाइज राइट डाउन सम फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। इसके लिए हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा? डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की कुछ फीचर्स पढ़नी पड़ेगी, ताकि हमें ये पता चल जाए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ होती है जहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, वन वोट वन वैल्यू होती है, डिसीजन मेकिंग होता है लोगों के द्वारा। तो वाई ये होते हैं, वहाँ से पता चलेगा हमें डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक है। वही चीज़ हम पढ़ेंगे। वाई डिफाइन डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है वो हमें क्यों डिफाइन करनी पड़ी?
बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट्स फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्शन उठाया है मैरी ने। डज शी नोट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस। क्या वो डेमोक्रेसी को इस वे में, जिस वे में वहाँ पर डिफाइन किया गया है, उसको लाइक नहीं करती? उसके क्वेश्चन का क्या आंसर देते हैं हम? हर टीचर मटिल्डा लिंगडो रिस्पॉन्ड्स टू हर क्वेश्चन एज अदर क्लासमेट्स ज्वाइन द डिस्कशन। बच्चों ये सारा डिस्कशन दिया हुआ है। जो मैरी है, मैरी के डिस्कशन में उसकी टीचर मटिल्डा भी है, मटिल्डा के साथ उसके दूसरे क्लासमेट भी है। जब वो डेमोक्रेसी के बारे में पूछती है तो वो क्या आंसर देते हैं, यह आप यहाँ पे पूरा डिस्कशन आप अपने आप रीड कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं करवाऊँगी तो यहाँ पर चैप्टर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो सिंपल डेफिनेशन है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेट्स गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग द गवर्नमेंट। हम सिमिलरिटी देखेंगे उनकी और डिफरेंसेस देखेंगे दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी कही जा सकती हैं। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव आइडेंटिफाइड वन सिंपल फैक्टर कॉमन ऑफ ऑल द डेमोक्रेसीज दैट द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। यहाँ पर हमने एक चीज़ सिंपल सी पढ़ी है कि जो डेमोक्रेसी होती है वो लोगों के द्वारा चूज़ की जाती है। वी कुड दस स्टार्ट विद ए सिंपल डेफिनेशन। तो हमारी एक सिंपल सी डेफिनेशन जो मैंने पहले ही ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें रूलर को इलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? पीपल के द्वारा। दिस इज़ ए यूज़फुल स्टार्टिंग पॉइंट। ये एक यूज़फुल स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक यूज़फुल स्टार्टिंग पॉइंट है। यूज़फुल स्टार्टिंग पॉइंट में आप यहाँ देखेंगे कि डेफिनेशन ओलोज टू सेपरेट द डेमोक्रेसी फ्रॉम द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर जो डेमोक्रेसी को सेपरेट करती है, जो ये डेफिनेशन है, इससे पढ़कर पता चलता है कि डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग होती है। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार, म्यांमार के अंदर क्या है? आर्मी रूलर्स है आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं होता। दोज हु हैपन्स टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी, और जो आर्मी के कंट्रोल के अंदर होते हैं उन पे आप ये नहीं कह सकते बिकम द रूलर ऑफ द कंट्री। वो अगर रूलर बन जाते हैं देश के तो उस टाइम क्या होता है? पीपल हैव नो से इन दिस डिसीजन, लोगों के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। और जब ऐसा हो जाता है कि वो डिसीजन मेकिंग पावर में पार्ट नहीं ले सकते तो इट इज़ नॉट कॉल्ड डेमोक्रेटिक, इट इज़ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। डिक्टेटर लाइक पिनोसे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। अभी मैंने बताया था कि पिनोसे वाले रूल को आप डेमोक्रेटिक क्यों नहीं कह रहे हो। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि डिक्टेटर है वो, तानाशाह है, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं होता। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू द मोनार्चीज। यही फॉर्म मोनार्चीज, मोनार्चीज कौन से होते हैं? जो राजतंत्र होते हैं, जहाँ राजा का शासन होता है। द किंग्स ऑफ नेपाल एंड द सऊदी अरबिया रूल नॉट बिकॉज पीपल हैव चूजन देम टू डू सो बट बिकॉज दे हैपन टू बोर्न इन टू द रॉयल फैमिली। अब आप अरेबिया, सऊदी अरबिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, नेपाल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर लोगों के द्वारा किंग को इलेक्ट नहीं किया जाता, बट वो हेरिडेटरी है। हेरिडेटरी मीन्स जो रॉयल फैमिली है, राजा के कुल में जो जन्म लेता है उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, वही उसको क्या करता है, इलेक्ट, वही आगे फिर राजा बनता है। मतलब लोगों की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती उसको इलेक्ट करने में। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो चिल्ली में पिनोसे का रूल है, सऊदी अरबिया और नेपाल के अंदर जो राजतंत्र है, उसको हम डेमोक्रेटिक नहीं बोलेंगे बिकॉज दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट। अब ये जो सिंपल सी डेफिनेशन मैंने बताई सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। इट रिमाइंड्स अस दैट द डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल। हमें ये बताती है कि डेमोक्रेसी क्या है, लोगों का रूल है। But if we use this definition in an unthinking matter, we would end by calling almost every government that holds an election a democracy. तो अगर हम इसको थोड़ा सा भी ना समझे, मतलब अनथिंकिंग तरीके से लें, तो हर एक चीज़ जो इलेक्शन होते हैं जहाँ पर, वहाँ पर हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी ही बोलेंगे। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, और इससे क्या होगा? मिसलीडिंग हो जाएगी। एज वी शैल फाइंड आउट इन दिस चैप्टर 4, every government of in contemporary would wants to called a democracy। जो contemporary वर्ल्ड में डेमोक्रेसीज है, हर एक गवर्नमेंट को डेमोक्रेसीज कहलवाना चाहते हैं। इवन इफ इट इज़ नॉट सो, अब जबकि ऐसा है नहीं। दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन द गवर्नमेंट दैट इज़ डेमोक्रेटिक एंड दैट प्रिटेंड्स टू बी वन।
और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और जो सिर्फ प्रिटेंड कर रही है डेमोक्रेटिक होने का, हमें उसमें डिफरेंस करना है। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन। हम ऐसा हर एक डेफिनेशन में जो हर एक वर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे तभी कर पाएंगे। एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और जब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फीचर्स को पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। जो फीचर्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, वही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर आप एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं। एक आपका क्वेश्चन वहाँ पर बन गया, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, व्हाई डू वी। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी आपका एक पहला क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद हमारा आता है कि वहाँ पर चिल्ली के अंदर आप ये क्यों नहीं कह सकते कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, बिकॉज पीपल आर नॉट इलेक्टेड बाय द, पिनोसे इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, ये भी लिख सकते हैं। सऊदी अरबिया का और दूसरा एग्जांपल एक और आता है। दूसरे एग्जांपल में कौन सा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि वहाँ पर दूसरे एग्जांपल को, सऊदी अरबिया का एग्जांपल हमारे पास आया है और नेपाल का एग्जांपल आया है। वहाँ पर हेरिडिटरी है, वहाँ पर इलेक्शन नहीं होते। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बना लेंगे, नेपाल, सऊदी अरबिया, पिनोसे, और एक डेफिनेशन उसकी डेमोक्रेसी की। आगे फीचर्स वाला क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ये फीचर्स वाला आ जाता है। We have started with a simple definition. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. हमें एक सिंपल सी डेफिनेशन मिल गई कि डेमोक्रेसी के अंदर जो रूलर होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं। दिस रेजेज मैनी क्वेश्चंस, इससे कई क्वेश्चन रेज होते हैं। हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन, इसमें रूलर कौन है? जो हमने रूलर्स तो बोल दिया, लेकिन रूलर है कौन? विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कोल्ड अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कहलवाने के लिए हमें कौन से फॉर्म को यहाँ पर लेकर आना चाहिए कि ये डेमोक्रेटिक है? विच डिसीजन में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल के द्वारा डिसीजन होते हैं वो कौन से नहीं लिए जा सकते, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, किस तरह के इलेक्शन है जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन बनाते हैं। व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक। आपको क्या करना है, व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड, कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी है आपको इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए। हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स, वो कौन से लोग हैं जो कि रूलर्स को इलेक्ट करते हैं और जो इलेक्टेड होते हैं, मतलब रूलर बनते हैं, वो कौन है। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस, ये एक इक्वल बेस पे होता है, हर एक सिटीजन इस चीज़ को करता है क्योंकि वो वोट कास्ट करते हैं। कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट, क्या डेमोक्रेसी कुछ सिटीजन्स को डिनाई कर सकती है। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किस तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वट एवर दे वांट इन ए डेमोक्रेसी, क्या इलेक्टेड रूलर उन लोगों की सभी जो इच्छाएं होती है उनको पूरा करते हैं, डिमांड्स होती है उनको पूरा करते हैं। और मस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद द सम लिमिट्स। इट इज़ नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट ऑफ द सिटीजन्स, क्या वो सभी नागरिकों की इच्छा अनुसार काम करती है, क्या वो सभी नागरिकों के राइट्स को रेस्पेक्ट करती है। लेट्स कंसिडर ईच क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगी, उसके साथ हमें हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। यहाँ पर सबसे मेन फीचर्स क्या है कि जो डिसीजन होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड रूलर्स के द्वारा, यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कोप इन अक्टूबर 1999। अक्टूबर 1999 में क्या हुआ था, जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री कोप मीन्स क्या होता है, एक आतंक फैला दिया था। मिलिट्री की हेल्प से वो वहाँ पर क्या बने थे, जो अपनी रूलर बने थे वहाँ पर। ही ओवरथ्रू ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। उसने जो इलेक्टेड गवर्नमेंट का फॉर्म था वहाँ पर पहले 99 से पहले, तो उसको हटा करके उसने चीफ एग्जीक्यूटिव अपने देश का बन गया था वो। लेटर चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट इन 2002 हेल्ड एज रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम ए 5-year एक्सटेंशन।
तो बाद में उसको प्रेसिडेंट भी बनाया गया है, फिर उसको बाद में 5 ईयर्स का एक्सटेंशन भी दे दिया गया, आगे 5 साल के लिए और उसको रखा गया। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड द डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन, और जो ये रेफरेंडम था, सारा जो मुद्दा था वो बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाएंगे आप, हु एस्टेब्लिश द मिलिट्री कोप इन 1999 इन पाकिस्तान। जनरल परवेज मुशर्रफ यहाँ पे बना लेंगे। डिसीजन, यहाँ पर बच्चों हमने पढ़ा है कि जो रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन द डिसीजन, जो रेफरेंडम था वो किस पर बेस्ड था, ऑन माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड। वो जो सारा का सारा मुद्दा था उसका सारा का सारा माल प्रैक्टिस और फ्रॉड था, जितना भी फ्रॉड चीज़ बेस पे वो वहाँ पर वो बना था, रूलर बना था। इन अगस्त 2002 ही इशूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जो 2002 में क्या होता है, एक लीगल ऑर्डर पास होता है और लीगल ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक नया अमेंडेड होते हैं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किए जाते हैं, सुधार किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशनल असेंबलीज। उसके अकॉर्डिंग एक क्या हुआ, प्रेसिडेंट के अंदर एक पावर दी गई प्रेसिडेंट को कि नेशनल और प्रोविंशियल जो असेंबलीज थी उनको वो क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय ए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और जो उसका वर्क है वो सिविलियन कैबिनेट के द्वारा इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी, उसको सुपरवाइज किया जाता है, किसके द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी के द्वारा सुपरवाइज किया जाता है। काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स, और ऐसी काउंसिल के द्वारा जो कि मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा डोमिनेट की जाती है। आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड द प्रोविंशनल असेंबलीज। ये लॉ पास होने के बाद इलेक्शन हेल्ड किए गए नेशनल और प्रोविंशनल असेंबलीज के में। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, इसीलिए पाकिस्तान में इलेक्शन हुए। इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसको सम पावर्स दी गई, बट फाइनल जो पावर्स थी रेस्ट इन मिलिट्री ऑफिसर्स एंड द जनरल परवेज मुशर्रफ। कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स तो हुए, बट जो मेन पावर थी ना वो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म के बाद भी जनरल परवेज मुशर्रफ यानी कि मिलिट्री ऑफिसर्स के पास दी गई, जो जनरल परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ थे, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या होता है, मिलिट्री का मेन होता है, हेड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन विच कंट्री इन 2002 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड वर्डन, तो वो लिख सकते हैं आप यहाँ पर, पाकिस्तान में हुए थे। देर आर मैनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर परवेज मुशर्रफ शुड नोट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। वहाँ पर कई रीज़न है कि हम डेमोक्रेसी उसको नहीं बोल सकते, बट लेट्स फोकस ऑन वन ऑफ दिस। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान। आप एक ही क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, क्या वहाँ पर इलेक्ट हुआ, परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री के कोप से सत्ता हासिल की थी, वहाँ पर इलेक्ट नहीं किया गया था। नॉट क्वाइट पीपल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल एंड प्रोविंशनल असेंबली। वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, ये बात सच है अमेंडमेंट के बाद, बट वहाँ पर दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो रियली रूलर नहीं है। जो रियली रूलर्स है वो कौन है, मिलिट्री ऑफिसर है, और वो मिलिट्री ऑफिसर कौन है, वहाँ पर जनरल परवेज मुशर्रफ हैं। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन। बाकी जो असेंबलीज हैं वहाँ पर वो डिसीजन नहीं ले सकती। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्ट विद द आर्मी ऑफिशियल्स एंड द जनरल परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तान के अंदर जो पावर होती है वो रेस्ट करती है या तो आर्मी ऑफिसर्स के अंदर पावर लाई करती है, आर्मी के ऑफिसर्स उसको होल्ड करते हैं, या जनरल परवेज मुशर्रफ। एंड नन ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इनमें से कोई लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं होता। दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्चीज। They formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected. कुछ they formally have an elected parliament, कई देशों के अंदर क्या होती है, इलेक्टेड पार्लियामेंट होती है, बट रियल पावर क्या होती है, वो इलेक्टेड के पास नहीं होती, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर है। इन द प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि वी रीड अबाउट द रोल ऑफ द यूएसएसआर इन कम्युनिस्ट पोलैंड। यूएसएसआर जो पार्टी है उसका कम्युनिस्ट पोलैंड के अंदर क्या रोल था, यूएस इन द कॉन्टेम्परेरी इराक के अंदर यूएस का क्या है। हेयर द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। तो वहाँ पर बच्चों क्या है
कि वहाँ पर जो पावर होती है वो रिप्रेजेंटेटिव के पास नहीं होती, वो किसी एक्सटर्नल पावर के पास होती है। जब हमारी जो डिसीजन मेकिंग उन लोगों के द्वारा नहीं लिया जाता जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो हम नहीं कह सकते कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। दिस इज़ अनडेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक। इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद द दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी वही होगी अगर जो फाइनल डिसीजन पावर है वो किसके द्वारा की जाए, इलेक्टेड पीपल के द्वारा की जाए। फर्स्ट हमारी जो फीचर्स थी वो कंप्लीट हो चुकी है कि डिसीजन मेकिंग शुड बी डन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे आप। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। हमारा जो होता है वो क्या होता है, फ्री और फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होता है। फ्री फेयर इलेक्शन कहाँ पर होते हैं? इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। जो इलेक्शंस होते हैं वो 5 साल के बाद होते हैं चाइना के अंदर। चाइना का एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर, कोल्ड क्वेंको रेनमाइन डेबियो डेहुई, या नेशनल पीपल्स कांग्रेस की पार्टी है ये, जिसको आप क्वेंगो रेनमाइन डेबियो डेहुई ये डेब्यू जो आपकी यहाँ पर नेशनल पीपल्स कांग्रेस एक पार्टी का नाम है। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। वो क्या करती है? चाइना के अंदर प्रेजिडेंट को अपॉइंट करती है। इट हैज़ नियरली 30,000 इलेक्टेड मेंबर्स है फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना से। सब मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय आर्मी, कुछ मेंबर इलेक्टेड किए जाते हैं इलेक्टेड आर्मी के द्वारा। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन से कैंडिडेट नीड्स टू अप्रूव द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। बट किसी भी कैंडिडेट को जो वहाँ पर इलेक्ट हुआ है उसको अप्रूव करवाना पड़ता है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से। ओनली दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट वर अलाउड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन हेल्ड इन 2002-3। यहाँ पर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है, सिर्फ उन लोगों को ही परमिशन देती है इलेक्ट होने की जो कि उनकी पार्टी से रिलेटेड है, और उनकी जो सब पार्टीज़ होती हैं जो उनको अलाई करने वाली होती है, ग्रुप करने वाली होती है, कोलिजन पार्टीज नीचे से उनका सहयोग देने वाली होती हैं, अगर उनका कोई मेंबर जाता है तो उसको अलो करती हैं। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। और जो चाइना के अंदर गवर्नमेंट बनती है वो हमेशा किसकी बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 से जब से इंडिपेंडेंस मिली है, आज़ादी मिली है, मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर्स। यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आ जाता है। पहले हम चाइना को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर चाइना के अंदर क्या आप ये कहेंगे कि इट इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री? नो, वी कैन नॉट से दैट इट इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री, बिकॉज जो मेन पावर है वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के पास है। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी अगर चाहती है तो वो इलेक्शन में इलेक्ट होंगे, वरना नहीं होंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे, इन विच पार्टी इन चाइना पावर लाइज। पावर किसके अंदर लाई करती है? आप को मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं इसको, इन चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर। तो विच पार्टीज परमिशन इज नेसेसरी टू इलेक्ट इन द इलेक्शंस, वो कौन सी है? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है। तो यहाँ पर ये लिख लेना है। क्या आप चाइना को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलेंगे? नो, इट वी कैन नॉट कॉल्ड इट डेमोक्रेटिक कंट्री, बिकॉज जो मेन पावर है लाइज इन द हैंड्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। ये क्वेश्चन भी लिखेंगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन यहाँ चाइना के आप बना लेंगे। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 19, अब मैक्सिको का एग्जाम्पल लेते हैं। 1930 से जब उसको आज़ादी मिली, मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर्स टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए वो इलेक्शन हेल्ड करते हैं 6 ईयर के बाद। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर द मिलिट्री और डिक्टेटर रूल, नहीं उसमें मिलिट्री और डिक्टेटर रूल है। बट स्टिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वन बाय द, वहाँ पर इलेक्शन जो विनिंग होती है वो पार्टी कॉल्ड PRI, वहाँ पर एक पार्टी का नाम है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, उसी के द्वारा इलेक्शन जीते जा रहे हैं। जब से 1930 से मैक्सिको को आज़ादी मिली है, 6 ईयर बाद इलेक्शन होते हैं और लोग इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। बट उस टाइम से PRI पार्टी की ही इलेक्शन में जीत होती है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। PRI की फुल फॉर्म लिखेंगे। और मैक्सिको, व्हेन डिड मैक्सिको गोट इंडिपेंडेंस? 1930 लिखेंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PRI? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी भी यहाँ पर राइट करना है आपने। कैन वी कॉल मैक्सिको ए डेमोक्रेटिक कंट्री? नो, वी कैन नॉट कॉल डेमोक्रेटिक कंट्री, बिकॉज जो एक मेन पार्टी है PRI पार्टी इज़ द मेन डिसीजन मेकर या मेन रूलर्स
उसमें लोगों की जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो नहीं चल सकते। ओपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। ओपोजिशन पार्टी कंटेस्ट करती है इलेक्शन को बट मैनेज नहीं हो पाता, जीत नहीं पाती। पीआरआई वाज नोन एज द यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स। जो पीआरआई पार्टी है वो कई डर्टी ट्रिक्स को यूज़ करती है, गंदे तरीके यूज़ करती है इलेक्शन में जीतने के लिए। ऑल दिस हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिस हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। और जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको भी पार्टी की मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है पीआरआई पार्टी की। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट टू वोट द पीआरआई। टीचर्स जो स्कूल के अंदर होते हैं वो भी कहते हैं कि पीआरआई पार्टी को वोट दो। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटी ऑफ द ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। और जो मीडिया होती है वो भी उनके डर से क्या करती है, जो ओपोजिशन पार्टी होती है उनको तो क्रिटिसाइज करती है और जो पीआरआई पार्टी है उसको कोऑपरेट करती है। समटाइम पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट्स विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। तो वहाँ पर क्या करते हैं, जब इलेक्शन होता है, जब एट द लास्ट टाइम पे वहाँ पर जा कर के क्या कर देते हैं, वो पोलिंग बूथ भी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। द पीआरआई स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स। जो पीआरआई होती है वो अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। तो हम क्या कह सकते हैं, वहाँ डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते हम मैक्सिको को भी। शुड वी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड एज एग्जाम्पल्स टू पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। क्या वहाँ पर लोग इलेक्ट करते हैं रूलर्स को? रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट ए सेंस दैट वी कैन नॉट, नहीं कर सकते। देर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन चाइना, द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना में भी कई प्रॉब्लम है जहाँ पर पीपल की चॉइस के अकॉर्डिंग इलेक्टेड नहीं होते। दे हैव टू चूज़ द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट। उनको रूलिंग पार्टी को चूज़ करना होता है। कैन वी कॉल दिस ए चॉइस? क्या हम इसको चॉइस कहेंगे? नहीं। इन दिस मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम टू रियली हैव ए चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैव नो चॉइस। लोगों को देखने में तो लग रहा है कि वो अपना वोट डाल रहे हैं, उनको चॉइस का अधिकार है, बट उनको मजबूर किया जाता है कि वोट वहाँ डालो, तो इसलिए उनको चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा वो। तो रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड, देयर इज़ नो वे, वहाँ कोई भी रास्ता नहीं है जिससे रूलिंग पार्टी को डिफीट किया जा सके, पीपल उनके अगेंस्ट हो सके। ये फेयर इलेक्शन नहीं है। हमने हेडिंग में पढ़ा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, बट यहाँ पर मैक्सिको और चाइना के एग्जाम्पल में हमने देखा कि फ्री फेयर इलेक्शन नहीं है यहाँ पर, तो इसीलिए क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्री, होल्डिंग इलेक्शन एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट। सिर्फ इलेक्शन ही सफिशिएंट नहीं है, इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन द पॉलिटिकल एंड द अल्टरनेटिव्स। इलेक्शन के अंदर चॉइस भी होनी चाहिए पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स के बीच में। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज़ दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर इफ़ दे विश सो। और ये कब हो सकता है? जब भी हो सकता है जब एग्जिस्टिंग रूलर, जो उस समय वहाँ पर सत्ता में पार्टी है, उसको हटाया जा सके। अगर लोगों की इच्छा हो तो वो उसको हटाना चाहे तो हटा सके। एक डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, दोज करेंटली इन पावर हैव द ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब वहाँ पर क्या होता है, लूज़ करने का उनको फेयर चांस किया जाना चाहिए, फेयर चांस दिया जाना चाहिए। जो सत्ता वाली पार्टी है, फ्री फेयर इलेक्शन होने चाहिए, तभी डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे। वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट द डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 के अंदर हम डेमोक्रेसी के बारे में ही रीड करेंगे, वहाँ से हमें मोर डिटेल्स मिल जाएंगी डेमोक्रेसी के बारे में। तो हमें जो 2 फीचर्स थी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो 2 फीचर्स में हमारा क्या है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाते हैं या नहीं, फ्री फेयर इलेक्शन होते हैं या नहीं। थर्ड जो हमारी फीचर्स है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। यहाँ पर मेन चीज़ बच्चों क्या आता है, डेमोक्रेसी हम उसी कंट्री को बोलेंगे जहाँ पर प्रेसिडेंट को भी एक ही वोट डालने का अधिकार है और एक आम नागरिक को भी एक ही वोट डालने का अधिकार है, और दोनों के वोट की वैल्यू भी एक ही है, सेम वैल्यू है, तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं हम। In the previous chapter, we read about how the struggle for democracy was linked to demand for universal adult franchise. This principle has now been accepted almost all over the world. There are many instances of denial of equal right to vote. तो यहाँ पर डिमांड ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की हम देख सकते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, ये एक मेन चीज़ होती है जब सभी को वोट का अधिकार होना। जैसे हमारे इंडिया में above the age of 18 years each and every male and female has got vote right to vote, तो उसको आप यूनिवर्सल अडल्ट
फ्रेंचाइज बोलेंगे, सार्वभौमिक मताधिकार जिसको बोलते हैं। यहाँ पर होना चाहिए राइट टू वोट होना चाहिए सभी को। सऊदी अरबिया में वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। आपने सऊदी अरबिया का एग्जाम्पल पढ़ा है अभी अभी, वहाँ पर वुमेन को कोई राइट टू वोट नहीं है। एस्टोनिया के अंदर हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स in such a way that the people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। एस्टोनिया ने सिटीजन रूलर्स को इस तरीके से बनाया है कि जो रूलर्स को कि पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड, जो रशियन माइनॉरिटी पार्टी है ना, वो वहाँ पर राइट टू डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको वोट का अधिकार को यूज़ करना। आगे फिजी का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फिजी भी एक कंट्री का नेम है। इलेक्ट्रल जो सिस्टम है इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजेनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजी। जो वोट की वैल्यू होती है फिजी वाले लोगों की, तो इंडियन वाले फिजी की वैल्यू से क्या होती है, कम होती है। इसलिए यहाँ पर ज़रूरी होता है कि वोट वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। वहाँ पर फिजी के अंदर भी डेमोक्रेटिक हम नहीं बोलेंगे। फिजी, एस्टोनिया और सऊदी अरबिया, हमने तीनों के एग्जाम्पल पढ़े। सऊदी अरबिया में वुमेन्स हैव नो राइट टू वोट, सो वी कैन नॉट कॉल्ड दैट दिस इज़ डेमोक्रेसी। एस्टोनिया के अंदर जो माइनॉरिटी पार्टी है वो क्या करती है, डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए राइट टू वोट को यूज़ करना, सो इट इज़ नॉट ऑल्सो डेमोक्रेटिक कंट्री। इन फिजी सिस्टम क्या होता है, वन वोट का जो सिस्टम है वो एक हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। इंडियन जो फिजियन है उससे ज़्यादा वैल्यू होती है वहाँ के फिजी के रहने वाले लोगों की, तो वो भी डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। वो हमें थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी देती है। जो पॉलिटिकल फीचर्स ये है, हमने पढ़ी है अभी भी, कि ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। ये आपका यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की डेफिनेशन भी हो जाती है और यहाँ पर थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी भी हो जाती है कि हर एक व्यक्ति को वोट की वैल्यू सेम मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, हमें नियम के अनुसार मतलब कानून के अनुसार चलना चाहिए और सबके अधिकारों को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस वाइट माइनॉरिटी फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी इन 1980। वाइट माइनॉरिटी क्या होती है, जैसे ब्रिटिश को वाइट माइनॉरिटी बोलते हैं। माइनॉरिटी में वो इसलिए हैं जिम्बाब्वे में, अगर वो किसी दूसरे कंट्री में आकर के रहते हैं, दूसरे में अदर कंट्रीज़ के अंदर, तो वो माइनॉरिटी में ही होते हैं। माइनॉरिटी मीन्स कम संख्या में। जैसे यहाँ पर अंग्रेज आए थे माइनॉरिटी में ही थे, बट माइनॉरिटी में भी वो यहाँ पर रूल करके गए 200 ईयर्स तक। तो 1980 में जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस गेन हुई। ये आपका इंटरनल क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पर बनाएंगे व्हेन डिड जिम्बाब्वे गॉट इंडिपेंडेंस, गेट इंडिपेंडेंस, गॉट नहीं गेट। Since then the country has been ruled by the ZANU-PF, the party that led the freedom struggle। ब्रिटिश माइनॉरिटी से तो जिम्बाब्वे में आज़ादी ले ली उन्होंने 1980 में, बट उसके बाद से ही ZANU-PF जो पार्टी है वहाँ पर वो फ्रीडम स्ट्रगल, उसने फ्रीडम स्ट्रगल की वो मेन अहम पार्टी रही है। तो उसके लीडर है रॉबर्ट मुगाबे, हैज़ बिन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। 1980 से अब तक मुगाबे ही वहाँ पर शासन कर रहा है। इलेक्शन हेल्ड रेगुलरली, इलेक्शन होते हैं एंड वन बाय द ZANU-PF। प्रेसिडेंट मुगाबे इज़ पॉपुलर बट ऑल्सो यूजेस अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। लेकिन फिर भी उसी की जीत होती है ZANU-PF पार्टी की, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो प्रेसिडेंट मुगाबे है वो पॉपुलर है किस चीज़ के लिए, क्योंकि वो अनफेयर प्रैक्टिस यूज़ करते हैं वहाँ पर इलेक्शंस के अंदर। Over the years, this government has changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए हैं प्रेसिडेंट की पावर को बढ़ाने के लिए और उसको कम अकाउंटेबल बनाने के लिए। ओपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। जो उनकी अपोजिट पार्टी है ओपोजिशन वाली, उनको बहुत नुकसान पहुँचाया जाता है। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। जो पब्लिक प्रोटेस्ट होते हैं और जो डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं उनको इलीगल डिक्लेयर किया जाता है। देयर इज़ अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेजिडेंट। वहाँ पर एक लॉ भी बनाया जाता है जो कि लिमिट कर देता है क्रिटिसाइज करने के लिए प्रेजिडेंट की पावर को।
टेलीविज़न एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। टेलीविज़न और रेडियो को कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। वहाँ पर जो हमेशा जीत होती है वो प्रेसिडेंट मुगाबे की ही होती है। ओवर द ईयर्स दिस हिज गवर्नमेंट हैज चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन में सेवरल, वहाँ पर क्या हुए हैं टाइम चेंजेस हुए हैं, बट वो सारे के सारे इन फेवर ऑफ प्रेसिडेंट मुगाबे के फेवर में ही हुए हैं। गवर्नमेंट्स को जो भी वो डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट जो होते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, उनको इलीगल घोषित कर दिया जाता है, गैर कानूनी। देयर इज़ ए लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। लेकिन वहाँ पर कुछ न कुछ वहाँ पर राइट मिले होते हैं जो कि गवर्नमेंट को अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। जो डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं वो तो इलीगल होते हैं, परंतु उसकी राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, वहाँ पर प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ न कुछ अधिकार होते हैं। टेलीविज़न एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। जो रेडियो मीडिया है वहाँ का सारा किसके कंट्रोल के अंदर है? गवर्नमेंट के अंदर है, रॉबर्ट मुगाबे के कंट्रोल में है। वो सिर्फ रूलिंग पार्टी की प्रेज करते हैं। देयर आर There are independent newspaper, but the government harasses those journalists who go against it. The government has ignored some court judgment that went against it and has pressurized judges. तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा है कि कैसे जो वहाँ पर रॉबर्ट मुगाबे है कैसे अपना प्रेशर बना करके रखता है मीडिया के ऊपर। जो भी जर्नलिस्ट उसके खिलाफ जाते हैं उनको वो क्या करवा देता है? मर्डर करवा देता है। तो इसलिए क्या हो जाता है? उसके प्रेशर में रहते हैं। और जो जज उनके खिलाफ बोलता है, जो जुडिशरी है, वो भी उनके कंट्रोल में है, उस पर भी प्रेशर बना करके रखते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज नेसेसरी इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर रूलर का अप्रूवल होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। ये सफिशिएंट नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती हैं। जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं कैन बी एटोक्रेटिक, वो भी एटोक्रेटिक हो सकती हैं। इफ़ वी विश टू असेस द डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक द इलेक्शंस। हमें इलेक्शन देखने होंगे, बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। हमें बिफोर और आफ्टर इलेक्शन की सभी प्रोसेस को देखना होगा, प्रोसेसेस को। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए सफिशिएंट रूम होने चाहिए, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल ओपोजिशन इन द पीरियड बिफोर द इलेक्शन। इलेक्शन के पीरियड से पहले। इट रिक्वायर्स द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। सो स्टेट है उसको क्या होना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए बेसिक राइट का सिटीजन्स के। दे शुड बी फ्री टू थिंक। उनको सोचने के लिए फ्री होना चाहिए, ओपिनियन होना चाहिए। टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक एंड टू फॉर्म एसोसिएशन, टू प्रोटेस्ट, टेक द पॉलिटिकल एक्शंस। ये एक जो आइडेंटिफिकेशंस हैं कि एक डेमोक्रेसी की, वो ये होती है कि फ्री टू थिंक, सोचने के लिए फ्री, हैव ओपिनियन, ओपिनियन होने चाहिए, एक्सप्रेस इन दीज इन पब्लिक, पब्लिक में एक्सप्रेस करें, फॉर्म एसोसिएशन करे, प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन ले। एवरीवन शुड बी इक्वली इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ की आइज के अंदर सब इक्वल होना चाहिए। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट। जो ये राइट्स होते हैं ह्यूमन के, उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, इंडिपेंडेंटली प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। जुडिशरी हु ऑर्डर्स द आर ओबेड बाय एवरीवन। जो जुडिशरी ऑर्डर देती है उसका हर एक इंसान को ओबे करना चाहिए। वी शैल रीड अबाउट दीज चैप्टर्स इन 6 चैप्टर में हम जुडिशरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू अ वे अ गवर्नमेंट इज़ रन आफ्टर द इलेक्शंस। इसी तरीके से कुछ कंडीशन हम पढ़ेंगे कि जिस तरीके से जो गवर्नमेंट होती है वो इलेक्शन के को कैसे रन करती है। आफ्टर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू
वट एवर इट लाइक्स। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो चीज़ें नहीं कर सकती जो वो लाइक करती हैं, सिंपली बिकॉज इट वन द इलेक्शंस, क्योंकि वो क्या करती हैं, इलेक्शन जीत जाती हैं। रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल को रेस्पेक्ट करती है, पर्टिकुलरली टू रेस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़, एवरी डिसीजन हैज़ टू बी थ्रू द सीरीज ऑफ द कंसल्टेशन। माइनॉरिटी के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो हर एक डिसीजन को कंसल्ट करके ही लेती हैं। एवरी जो ऑफिस बियरर होता है हैज़ सर्टन राइट होते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो असाइन की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और लॉ के द्वारा। ईच ऑफ दिस इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट आल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स। इनमें से हर एक व्यक्ति क्या होता है, अकाउंटेबल होता है, नॉट ओनली टू द पीपल, लोगों के लिए ही नहीं, बट इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स के लिए। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5 के अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं। बट दीज एस्पेक्ट्स गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की फोर्थ फीचर क्या है फिर यहाँ पर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूलर्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। जो गवर्नमेंट होती है वो रूल करती है लिमिट्स में रहते हुए, जो कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन्स के राइट है उनको ध्यान में रखते हुए रूल करती हैं। अब यहाँ पर जो समरी है डेफिनेशन वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सम ऑफ द डिस्कशन सो फार वी शुड स्टार्ट दैट ए सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें रूलर लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं। वी हैव दिस डेफिनेशन नॉट एडिक्वेट, वी एक्सप्लेन सम की वर्ड्स ऑफ दिस थ्रू द एग्जाम्पल्स वी वर्क फॉर फीचर्स। 4 फीचर्स मैं बताने जा रही हूँ डेमोक्रेसी की टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जो जिनसे बनती है। अकॉर्डिंगली जो क्या है यहाँ से लिख सकते हैं आप फीचर का क्वेश्चन, रूलर इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। जो रूलर लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं सभी मेजर डिसीजन उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। सेकेंड नंबर पे फर्दर यहाँ पर है बच्चों कि इलेक्शन आफ्टर चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर। फेयर और चॉइस के अकॉर्डिंग इलेक्शन होते हैं जिससे वो करंट रूलर जो होता है उसको चेंज कर सकते हैं। दिस चॉइस अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। और ये जो चॉइस होती है, जो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं वो सभी लोगों को दिए जाते हैं इक्वल बेसिस पे। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिटीजन राइट्स। ये हमने ब्रीफ में सभी के सभी जो पॉइंट्स हम पढ़ के आए हैं वो बता दिए हैं कि सरकार क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करती है, सिटीजन्स के राइट्स का भी क्या करती है, सम्मान करती है। ये था आपका कि डेफिनेशन क्या है, उसकी एग्जाम्पल क्या है, जो फीचर्स हैं हमने शॉर्ट में पढ़ लिए। अब बच्चों हमारा एक ही क्वेश्चन रह जाता है कि वाई डेमोक्रेसी। अब हमें इस डेमोक्रेसी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। यहाँ पर ये जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें डेमोक्रेसी की जो नीड है वो महसूस होती है। तो यहाँ पर डिस्कशन दिया हुआ है बच्चों, डिस्कशन में टाइम लग जाएगा, आप अपने आप पढ़ेंगे। एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट इन मैडम लिंगडोज क्लास। मैडम लिंगडो जो हमने पहले भी पढ़ा है, मैरी जो मैडम लिंगडो है वो वहाँ पर उनके डिस्कशन में हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है। अब वाई क्यों, सी हैड फिनिश टीचिंग इन द प्रीवियस सेक्शन ऑन व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे थॉट डेमोक्रेसी वाज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एवरीवन हैड समथिंग टू से। तो यहाँ पर इतना पढ़ाने के बाद मैडम पूछती है कि क्या डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फिर ये डिबेट चलता है क्लास के अंदर, तो ये डिबेट आप अपने आप पढ़ लेंगे बच्चों। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा मैडम लिंगडो वाज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन विद इंटरेस्ट, सी स्टेप्ड इन। जैसे ही बच्चे डिस्कशन कर रहे थे तो मैडम उस चीज़ को सुन रही थी। आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्ग्यूइंग सो पैशनेटली। मैडम कहती है कि जब आप इतने पैशनेटली यहाँ पर आर्ग्यू कर रहे हो, यहाँ पर मतलब अपने अपने कमेंट कर रहे हो, तो आई डोंट नो हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। मैं ये तो नहीं जानती कि कौन रॉन्ग है कौन राइट है। दिस इज़ फॉर यू टू सेटल, आप के लिए ये सेटल करना है आपको ही। तो बट आई डिड फील दैट यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड, यू मे हैव फेल्ट वेरी bad if some punished you for saying what you felt. What you be able to do that in a country that is not democratic? Is that a good argument for democracy? क्या ये डेमोक्रेसी के लिए एक सही आर्ग्यूमेंट हो सकती है?
तो ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वहाँ पर मैडम ये समझाना चाह रही है कि जैसे आप डिस्कशन दे रहे हो, आप बच्चों को कह रही है कि आप अपनी अपनी राय दे रहे हो, जिसको अगर कोई आपको पनिश करता है तो आपको बुरा लगता है, तो ये सब चीज़ें आपको कहने का अधिकार होना चाहिए, उसी को आप डेमोक्रेसी कहेंगे। यहाँ पर मैडम ने ये समझाया बच्चों को। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, और जो डेमोक्रेसी है कुछ लोग उसको क्या करते हैं, डेमोक्रेसी इज़ नॉट कंसिडर बेस्ट नहीं कंसिडर की जाती। तो इसमें क्या है, इसकी जो लिमिट्स है वो क्या है, कमियां क्या है, वो हम पढ़ेंगे। दिस कन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, लेट्स गो ओवर सम आर्ग्यूमेंट्स। हम डेमोक्रेसी तो सुनते हैं, इसमें बहस में क्या कहा गया है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। अगर आप ये देखो कि 5 साल के बाद हर एक लीडर चेंज हो जाता है तो स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है कंट्री के अंदर। क्योंकि अगर मान लो फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाती है तो एक दूसरे के ऊपर वो लाते रहते हैं कि उसने ये किया, उसने ये किया, कोई मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर नहीं होती है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल, ये लिमिट्स भी आप क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। डेमोक्रेसी क्या है, ऑल पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले होता है, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरलिटी। डेमोक्रेसी में लोग क्या करते हैं, अपने गलत तरीके अपनाते हैं, मोरलिटी नहीं होती। सो पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। और जो डिसीजन लिए जाते हैं डेमोक्रेसी में उनमें भी देरी हो जाती है। बच्चों का कहने का मामला मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग में भी देरी हो जाती है। जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू द बैड डिसीजन। जब लोगों को मान लो क्या है, हमारे के द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ कोई भी व्यक्ति वहाँ पर चंडीगढ़ या दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है तो उसको हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में क्या पता, हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इस कह रहे हैं कि उसको लोगों के इंटरेस्ट का नहीं पता, प्रॉब्लम्स का नहीं पता। तो डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी में भी करप्शन हो सकता है क्योंकि ये इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होता है वहाँ पर इलेक्शन में अनफेयर चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो what is good for them, they should not decide anything। ऑर्डिनरी पीपल को पता लगना चाहिए कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है, तो उनको क्या करना चाहिए, डिसाइड कर लेना चाहिए इस चीज़ के बारे में। आर देयर सम आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ, क्या कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स अप्लाइज मेनली इन डेमोक्रेसी में कौन सी आर्ग्यूमेंट अप्लाई होती हैं। विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिस यूज़ ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, को कौन सा मिस यूज़ कर सकते हैं। विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद, और किसके साथ आप एग्री होते हैं, कौन सा गवर्नमेंट फॉर्म आपको अच्छा लगता है। क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। हमें आखिर में सिर्फ यही कहेंगे कि ये एक मैजिक नहीं है कि सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी अवर कंट्री इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इससे नहीं कोई पॉवर्टी ख़त्म हुई है, गरीबी। डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। इसमें सिर्फ एक ये माना जाता है कि लोग अपने डिसीजन को में पार्ट लेते हैं। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड, और ये भी गारंटी नहीं है कि हर एक व्यक्ति के द्वारा दिए गए डिसीजन अच्छे हों। पीपल कैन मेक मिस्टेक, लोग भी मिस्टेक कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन डज लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग, इससे क्या होता है, डिले होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट द डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द लीडरशिप, इससे क्या होती है, लीडरशिप में फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं। जो नेता है, नेता भी बदलते रहते हैं। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी, इससे क्या होता है, बहुत ही बिग डिसीजन जो होते हैं वो बैक चले जाते हैं पीछे, और जिससे एफिशिएंसी गवर्नमेंट की क्या होती है, अफेक्ट होती है। दीज आर्ग्यूमेंट्स शो दैट द डिसीजन ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ ए काइंड वी शी मे नॉट बी एन आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन डिसीजन को अगर देखें, इन कमियों को अगर देखें तो हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी भी अच्छी नहीं है, बट इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन टू वी फेस इन रियल लाइफ। हम रियल लाइफ में ऐसा फेस नहीं करते हैं। जो रियल क्वेश्चन है वी फेस इज़ डिफरेंट, द डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन जो मेन चीज़ है, घुमा फिरा करके जो सॉल्यूशन हमारा निकलता है वो यही निकलता है कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म है दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, दैट आर देयर फॉर अस टू चूज़ फ्रॉम। तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को हम अपनी तरफ से चुन करके भेजते हैं। ये लिमिट्स भी आप एक क्वेश्चन बना लेंगे, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पर जो मैंने पढ़ाए हैं कि सभी डिसीजन मेकिंग इंस्टेबिलिटी आ जाती है, डिसीजन मेकिंग में देरी हो जाती है, डिसीजन अच्छे हो ये भी वहाँ पर हम नहीं कह सकते कि डिसीजन सही है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी हम पढ़ने जा रहे हैं
कि चाइना's famine of 1958 and 61 was the worst recorded famine in the world history. Nearly 3 crore people died in this famine. During those days, India's economic condition was not so much better than China, yet India did not have a famine of the kind of China had. तो इंडिया में की कंडीशन भी चाइना से बेटर नहीं थी, लेकिन चाइना में फेमाइन आया जब 1958-61 में, तो वहाँ पर 3 करोड़ लोग मारे गए। लेकिन इकोनॉमिस्ट ने क्या सोचा, इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वजह से है, क्योंकि चाइना में के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है और हमारे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप बना लेंगे, जो आपका क्वेश्चन बनता है व्हेन डिड फेमाइन टुक प्लेस इन चाइना, ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। तो इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वाज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इकोनॉमिस्ट ने सोचा कि एक अलग अलग फॉर्म की वजह से है, गवर्नमेंट के फॉर्म की वजह से टू कंट्रीज़ में। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कार्सिटी इन ए वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। तो जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया फूड स्कार्सिटी को लेकर के, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने किया था। इंडियन गवर्नमेंट तो रिस्पॉन्सिबल है, अगर फूड स्कार्सिटी हो जाती है तो इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए, बट चाइना की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दे पॉइंट आउट एंड नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कंट्री। इसमें हम देख सकते हैं कि कोई भी लार्ज स्केल का फेमाइन जो इंडिपेंडेंट कंट्री में वो नहीं होगा। इफ़ चाइना टू हैड मल्टीपल इलेक्शन an opposition party and a press free to criticize the government, then many people do not have died in the famine। अगर चाइना में भी ऐसा सिस्टम होता कि मीडिया उनकी आवाज़ को उठाती, लोग फ्री फेयर इलेक्शन होते, तो लोग फ्री होते, तो उसमें क्या होता, वो क्रिटिसाइज़ करते गवर्नमेंट को, इतने ज़्यादा फेमाइन में लोग नहीं मारे जाते। द एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीजन्स वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म क्यों माना जाता है, डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल। ये नीड्स ऑफ पीपल को रिस्पॉन्ड कर रही है। अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेक एंड और कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड, वो पीपल की नीड को भी रिस्पॉन्ड कर सकती है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेज ऑफ द पीपल हु रूल। लेकिन ये लोगों की विश के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ रूलर डू नॉट वांट टू, दे डू नॉट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल। अगर रूलर नहीं चाहते तो वो लोगों की विशेज के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड द नीड्स ऑफ द पीपल। लेकिन डेमोक्रेसी में एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि रूलर्स क्या करते हैं, लोगों की जो इच्छाएं होती है उनको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लें। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ए बेटर फॉर्म बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अकाउंटेबल क्या होता है, उसको जवाब देने होते हैं। अकाउंटेबल मीन्स होता है जवाबदेही होती है, उसको लोगों को जवाब देना होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर बच्चों हम पढ़ रहे हैं, देयर इज़ अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अपेक्षा डेमोक्रेसी अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प करती है वो हमारी। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन्स डिस्कशंस एंड मीटिंग्स व्हेन ए नंबर ऑफ पीपल पुट देयर heads together and they are able to point out the possible mistakes in any decision। डेमोक्रेटिक में क्या होती है, कई लोग बैठते हैं, वो अपनी अपनी राय देते हैं और सभी की राय को माना भी जाता है, बट अदर फॉर्म में ऐसा नहीं होता। दिस टेक्स टाइम बट देयर इज़ ए बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर द डिसीजन मेकिंग। इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग में कई टाइम लग जाता है। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ द रैश एंड द इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन, दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की एक बेस्ट थिंग क्या है, ये क्वालिटी इम्प्रूव करती है। यहाँ पर वाई डू वी नीड डेमोक्रेसी का फर्स्ट पॉइंट ये आ जाता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर गवर्नमेंट है, ये मोर अकाउंटेबल है लोगों के लिए। दूसरा पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि जो डेमोक्रेटिक क्या करती है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर देती है। नेक्स्ट बच्चों हमारा आता है थर्ड पॉइंट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, डिफरेंस होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। थर्ड आर्ग्यूमेंट ये है, ये भी आप लिखेंगे वाई डेमोक्रेसी नीड में।
In any society, people are bound to have difference of opinion and interest. These differences are popularly served in country like ours, which has an amazing social diversity. एक in any society, people are bound to have differences of opinions and interest. लोग क्या करते हैं, बाउंड हो जाते हैं ओपिनियन और इंटरेस्ट के डिफरेंसेस को बाउंड करने में. दीज डिफरेंसेस जो पर्टिकुलरली शार्प होते हैं कंट्री में, जैसे कि हमारा है, सोशल डाइवर्सिटी अमेजिंग है, पीपल बिलोंग डिफरेंट रीजन से, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज करते हैं, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन एंड हैव कास्ट. लोगों का क्या है, यहाँ पर डिफरेंट क्षेत्र से हैं, डिफरेंट भाषा बोलते हैं, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म की प्रैक्टिस करते हैं, अपनाते हैं, और डिफरेंट कास्ट के हैं. दे लुक एट द वर्ल्ड दे डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस. सभी लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग अलग प्रेफरेंस होती है. प्रेफरेंस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद अदर ग्रुप. जो एक पसंद होती है जो एक ग्रुप की, वो दूसरे को क्लैश कर सकती है. हाउ डू वी रिसॉल्व सच कन्फ्लिक्ट. अगर ऐसा कन्फ्लिक्ट हो जाए तो हम कैसे उसको सुलझाएंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे. दिस कन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर. ये उसको दबा दिया जाता है. विच एवर ग्रुप इज़ मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म एंड अदर विल हैव टू एक्सेप्ट इट. जो ग्रुप होते हैं वो जो मोर पावरफुल होता है, जो डिक्टेट करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको उसको टॉर्चर के थ्रू उसको कर देते हैं, दबा देते हैं, बट और लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है. बट वुड लीड टू द रिजेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस. परंतु उससे क्या होता है, लोगों में अनहैप्पीनेस आ जाती है. डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं मे नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर इन लॉन्ग टाइम इन सच ए वे. अच्छे तरीके से सभी ग्रुप एक साथ फिर नहीं रह पाते हैं. ये इसमें एक मेन चीज़ आ जाती है. तो यहाँ पर डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन इन दिस प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेमोक्रेसी के ही अंदर है और वो पीसफुल है. इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ अ परमानेंट विनर. डेमोक्रेसी में कोई परमानेंट विनर नहीं है. नो वन इज़ ए परमानेंट लूजर. लूज मीन करने वाला नहीं है, इलेक्शन लूज कर दे कि लगातार हारता ही रहे. डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली. इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर. डेमोक्रेसी क्या होती है, हमारे कंट्री में लगातार चलती रहती हैं. दीज 3 आर्ग्यूमेंट्स वर अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ. और ये आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये इफ़ेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी को क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट और सोशल लाइफ की वजह से. तो यहाँ पर बच्चों क्या आता है, बट द स्ट्रोंगेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर द डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट. लेकिन जो स्ट्रोंगेस्ट आर्ग्यूमेंट है वो ये नहीं है कि डेमोक्रेसी क्या करती है. इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू सिटीजन. सिटीजन के साथ डेमोक्रेसी क्या करती है, ये है. इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजन एंड अकाउंटेबल, येट इज स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. भले ही ये अकाउंटेबल नहीं है डेमोक्रेसी, बट ये क्या करती है, जो अदर फॉर्म्स होते हैं उनसे बेस्ट मानी जाती हैं. डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स. इससे जो सिटीजन की रेस्पेक्ट, सम्मान को इन्हांस करती है. इन्हांस मीन बढ़ाती है. एज वी डिस्कस्ड अबाउट डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी. जो डेमोक्रेसी होती है पॉलिटिकल इक्वलिटी पर बेस्ड होती है. तो इसमें क्या होता है, एज वी डिस्कस्ड अबाउट डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट, रिकॉग्नाइज करने के बाद, दैट पुअरेस्ट एंड द लेस्ट एजुकेटेड हैज़ द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड. इससे क्या होता है, जो पुअर गरीब है, पुअर लोग हैं और जो एजुकेटेड लोग हैं, उनका सेम स्टेटस होता है जितने कि रिच और एजुकेटेड होते हैं. पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ ए रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स. डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, लोग किसी की प्रजा नहीं है, लोग खुद ही रूलर होते हैं. इवन व्हेन दे मिस्टेक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट. जब वो कोई गलती करते हैं तो वो अपने कंडक्ट के लिए खुद ही क्या हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं. डेमोक्रेसी में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं. व्हेन दे फाइनली डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट ऑलोज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक. यहाँ पर एक और आप जो फीचर मान सकते हैं वो क्या है, कि डेमोक्रेसी में व्यक्ति को अपनी जो मिस्टेक होता है उसको करेक्ट करने का टाइम मिल जाता है, करेक्ट करने का मौका मिल जाता है. एज वी सो अबाउट, देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी. यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि मिस्टेक्स हो डेमोक्रेसी में. नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन
गारंटी दैट, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गारंटी नहीं दे सकता इसकी। द एडवांटेज इन डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर ए लॉन्ग, और हम ऐसी मिस्टेक्स को छुपा भी नहीं सकते। देर इज़ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दिस मिस्टेक्स, देर इज़ रूम ऑफ करेक्शन, तो जो भी गलती हमसे होती है उसके लिए एक रूम होता है, एक स्टेज होता है जिस पे हम करेक्ट कर सकते हैं। एदर द रूलर हैव टू चेंज देयर, इसमें चाहे रूलर को अपने डिसीजन को भी चेंज करना पड़े। दिस कैन नॉट हैपन इन ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जबकि ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर नहीं हो सकता, वो अपनी गलतियों को करेक्ट करने का उनको मौका नहीं मिलता है। लेट अस सम अप इट अप, डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। जो डेमोक्रेसी होती है वो हर एक चीज़ हमें प्रोवाइड नहीं करवाती, नहीं सोल्यूशन होती हर एक चीज़ का, बट इट इज़ क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो, लेकिन ये अदर अल्टरनेटिव से बिल्कुल अलग है। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ गुड डिसीजन, ये डिसीजन के बेटर चांसेस देती है। इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेज़, ये लोगों की विशेज़ को रिस्पेक्ट लाइक करती है, रिस्पेक्ट करना। एंड ऑलोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, और जो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल होते हैं वो इकट्ठे रहते हैं। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स, जब ये फेल हो जाती है कोई भी चीज़ करने के लिए, इट ऑलोज ए वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक, ये क्या करती है, एक अनुमति देती है करेक्ट करने का इसकी मिस्टेक्स को। एंड ऑफर्स मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन्स, और मोर डिग्निटी देती है सभी सिटीजन्स को। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए हम डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, एक बेस्ट फॉर्म मानते हैं, क्योंकि इसमें सभी पीपल्स की अपनी विशेज़ होती है और सभी की विशेज़ का ये रिस्पेक्ट भी करती है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को हम अच्छा क्यों मानते हैं, ये चीज़ हम रीड कर चुके हैं। तो आगे जो हम करने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे कि कैसे नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अभी डेमोक्रेसी का जो सिंपल मीनिंग था इजी लैंग्वेज में और जो शॉर्ट फॉर्म में था वो हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है तो हम उस चीज़ को भी ध्यान से देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव कंसिडर्ड दैट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन ए लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। We have understood democracy as a form of government. This way of defining democracy help us in identifying a clear set of minimal features that a democracy must have. The most common form that the democracy takes in our time is that the representative democracy. You have already read about this in chapter previous classes. In this countries we call democracy. All the people do not rule. A majority is allowed to take decision on the behalf of all people. Even the majority does not rule directly. The majority of people rule through the elected representative. This becomes necessary because. तो यहाँ पर बच्चों हमने पढ़ा है कि एक डिस्क्रिप्टिव सेंस में मीनिंग पढ़ लिया इसका। हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हेल्प करती है एक क्लियर सेट देने में मिनिमल फीचर्स का जो होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी में। मोस्ट जो कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी का हमारे टाइम में होता है जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इसमें हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो कंट्रीज़ हैं हम जिनको डेमोक्रेसी कहते हैं उसमें सभी जो लोग होते हैं वो रूल नहीं करते, बल्कि मेजॉरिटी जो लोग होते हैं, मेजॉरिटी के जो लोग होते हैं उनको डिसीजन मेकिंग की पावर दी जाती है वहाँ पर डेमोक्रेसी में जाने के लिए। और इवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, सीधे जो मेजॉरिटी के लोग हैं, मेजॉरिटी मीन ज़्यादा संख्या में है, जैसे कि हिंदू इंडिया के अंदर है, ये नहीं कि सभी हिंदू वहाँ पर जा रहे हैं, नहीं, हिंदुओं के द्वारा इलेक्टेड, मेजॉरिटी द्वारा इलेक्टेड लोग ही वहाँ पर जाते हैं। आगे बच्चों हम दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज, इसके मीनिंग को समझना क्यों नेसेसरी हो जाता है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक ए कलेक्टिव डिसीजन। अब बच्चों ये देख सकते हो आप हमारे इंडिया में कितनी जनसंख्या है, अब वो सारे एक साथ डिसीजन के लिए नहीं बैठ सकते, तो इसीलिए डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही वहाँ पर जाते हैं। इवन इफ दे कुड द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम और डिज़ायर और स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल डिसीजन। और कई जगह क्या होता है सभी नागरिकों के अंदर वो टैलेंट नहीं होता
जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी एक साथ डिसीजन मेकिंग में नहीं बैठ सकते, नहीं हमें स्पेस है हमारे पास इतना बैठने के लिए कि कोई एक ऐसा स्पेस है जिसमें कि सारे इंडिया के लोगों को हम बैठा लें। This gives us clear but minimal understanding of democracy. This clarity help us to distinguish the democracies from the non-democracies. इससे जो डेमोक्रेसी होती है वो अलग हो जाती है नॉन डेमोक्रेसी से, बट इट डज नॉट allow us to distinguish between the डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी। लेकिन इससे हमें ये नहीं पता चलता कि डेमोक्रेसी कौन सी है और गुड डेमोक्रेसी कौन सी है। इस चीज़ का मीनिंग समझने में थोड़ा सा ओलो अस टू सेट द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। फॉर दिस वी नीड टू टर्न द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। एक गुड डेमोक्रेसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके मीनिंग को समझना पड़ेगा कि गुड डेमोक्रेसी कौन सी हो सकती है। ये है कि वी आर ए वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली एंड इवन डिसीजन हैज़ टू बी टेकन, वी ऑल सिट टुगेदर एंड अराइव एट ए कॉन्सेंसस, माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज द फादर्स। जैसे कि हम फैमिली के अंदर ले लेते हैं, हमारा पूरा फैमिली एक साथ बैठता है, हम सभी डिसीजन मेकिंग लेते हैं, लेकिन अपनी अपनी राय सभी देते हैं, लेकिन जो ओपिनियन मैटर्स होते हैं वो एज मच एज माई फादर, अगर हमारा ओपिनियन उतना ही मैटर रखे जितना कि हमारे फादर का है, तो हम क्या कहेंगे कि ये बेस्ट डेमोक्रेटिक फैमिली है। आई डोंट लाइक टीचर्स वाई डोंट ओलो स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन क्लास। मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट कह रहा है कि मैं टीचर की उन बातों को लाइक नहीं करता जो स्टूडेंट्स को बोलने नहीं देते और क्वेश्चन नहीं पूछने देते। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। और मैं उन टीचर्स को पसंद करता हूँ जो ज़्यादा डेमोक्रेटिक फॉर्म्स, बच्चों को ज़्यादा बोलने की अनुमति देते हैं। तो यहाँ पर बेस्ट और जो नॉन बेस्ट डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी का पता चल जाता है। वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स डिसाइड एवरीथिंग इन हिज पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ ए डेमोक्रेसी। मतलब मान लो एक लीडर है और उसके जितने भी मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स यानी कि पार्टी मेंबर्स, वो एवरीथिंग को डिसाइड करते हैं पार्टी के अंदर। तो इससे क्या होगा, वो अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। दीज वेज ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो ऑन द बेसिक सेंस ऑफ मेथड टेकिंग द डिसीजन। ये जो बेसिक सेंस होती है हमारे डिसीजन लेने की, उसके थ्रू जाता है। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स द कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। डिसीजन मेकिंग में सहमति उन सब लोगों की होनी चाहिए जो अफेक्ट होते हैं उस डिसीजन से। Those who are not powerful and have the same say in taking decision as those are powerful। जो लोग इतने पावरफुल नहीं है बट डिसीजन मेकिंग उनकी उतनी होनी चाहिए जितने की पावरफुल है। दिस कैन अप्लाई टू द गवर्नमेंट और ए फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी भी जगह अप्लाई हो सकता है। दस डेमोक्रेसी इज ऑल्सो ए प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। हम डेमोक्रेसी को किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। समटाइम्स वी यूज़ द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। कई बार क्या करते हैं हम, जो वर्ड डेमोक्रेसी है वो नहीं यूज़ कर सकते एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, बट टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू बिकम। परंतु एक आइडियल स्टैंडर्ड जरूर एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री व्हेन ओनली नो वन गोज हंग्री टू बेड। कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, उसी को ट्रू डेमोक्रेसी कहेंगे। इन ए डेमोक्रेटिक एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। हर एक व्यक्ति को इक्वल रोल प्ले होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। इसके लिए आपको इक्वल राइट टू वोट की ज़रूरत नहीं है। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिस एजुकेशन एंड इक्वल रिसोर्सेज एंड ए लॉट ऑफ कमिटमेंट। इसके लिए काफ़ी कमिटमेंट की, इक्वल डिसीजन की ज़रूरत होती है। इफ़ वी टेक दीज आइडियल सीरियसली, अगर हम ये सभी डिसीजन सीरियसली लेते हैं, देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ ए डेमोक्रेसी। तो अगर हम देखें ना, हर एक व्यक्ति की बात मानी जा रही है, हर एक व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में रखा जा रहा है, तो कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। येट एन अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी इज एन आइडियल रिमाइंड्स अस दैट वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। इट अनेबल अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई द वीकनेस। इससे हमें पता चल जाता है कि अनेबल करती है हमें जज करने में एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसी कहाँ तक है हमारे कंट्री के अंदर, उसकी वीकनेस क्या है। इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मिनिमल डेमोक्रेसी और ए गुड डेमोक्रेसी। और इससे हमें पता भी चल जाता है कि गुड डेमोक्रेसी कौन सी और मिनिमल डेमोक्रेसी, कम डेमोक्रेसी कहाँ पर है।
In this book we do not deal much with this expanded notion of democracy. इस बुक के अंदर हम ज़्यादा एक्सटेंडेड जो मोशन होते हैं डेमोक्रेसी के, उनके बारे में बातें नहीं करते, रूल के बारे में. Our focus here is with some of the core institutional feature of democracy as a form of government. यहाँ पर सिर्फ हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डेमोक्रेसी के क्या क्या फॉर्म लिए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट द डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में, वेज ऑफ इवेलुएटिंग आवर डेमोक्रेसी के बारे में. एट दिस स्टेज वी जस्ट नीड टू नोट द डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मैनी स्पीयर्स ऑफ लाइफ. डेमोक्रेसी अप्लाई कर सकती है मैनी स्पीयर्स ऑफ लाइफ में. दैट डेमोक्रेसी कैन टेक मैनी फॉर्म्स. डेमोक्रेसी कई फॉर्म्स भी ले सकती हैं. देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजन इन द डेमोक्रेटिक मैनर एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एन इक्वल बेसिस इज एक्सेप्टेड. जो बेसिक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो इक्वल मतलब सभी के डिसीजन जो टेकिंग डिसीजन पे ही वेरियस जो डिसीजन मेकिंग उन पे ही एक्सेप्ट किया गया है. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टूडेज वर्ल्ड इज ट्रू थ्रू द पीपल सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. जो टुडे वर्ल्ड है वो लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हम देख सकते हैं. वी शैल रीड मोर अबाउट दैट इन चैप्टर 4. बट इफ़ द कम्युनिटी इज स्मॉल, अगर कम्युनिटी छोटी है, देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन लेने के अदर वेज भी हो सकते हैं. ऑल द पीपल कैन सीट टुगेदर एंड टेक डिसीजन डायरेक्टली. दिस शोज ग्राम सभा, जैसे कि आप ग्राम सभा का कोई एग्जांपल ले सकते हैं. सभी लोग एक साथ बैठ करके बातें कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं. कैन यू थिंक सम अदर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अगर डिसीजन मेकिंग में कोई और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपके माइंड में है तो वो भी ले सकते हैं आप. दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज़ परफेक्ट डेमोक्रेसी. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो परफेक्ट डेमोक्रेसी हो. दिस फीचर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशन ऑफ ए कंट्री. ये फीचर हमारे जो मिनिमम कंडीशन को प्रोवाइड करवाती है कंट्री की. दैट डज़ नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी. जो इसको आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बनाती. एवरी कंट्री हैज़ टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी. हर एक कंट्री को क्या करना पड़ता है, आइडियल ऑफ डेमोक्रेसीज को क्या करना पड़ता है, अडोप्ट करना पड़ता है. दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस और फॉर ऑल. इसको हम सबके लिए अचीव नहीं कर सकते. दिस रिक्वायर्स ए कंस्टेंट एफर्ट टू सेव द स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग. इससे हमारे डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रेंथ हो जाती है, बढ़ जाती है. वट वी डू एज द सिटीजन कैन मेक ए डिफरेंस टू मेकिंग आवर कंट्री मोर एंड लेस डेमोक्रेटिक. सिटीजन क्या रोल प्ले कर सकते हैं डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक बनाने में. दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ द डेमोक्रेसी. जो सिटीजन होते हैं वही स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है. द फेट ऑफ कंट्री होते हैं डिपेंड्स ऑन जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू. वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो रूलर कर रहा है, बट मेनली ऑन व्हाट एज सिटीजन डू. लेकिन मेन तो ये चीज़ होना चाहिए कि सिटीजन क्या कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं. दिस इज़ व्हाट डिस्टिंग्यूज डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर फॉर्म. डिस्टिंग्यूज मीन होता है जो अंतर करता है डेमोक्रेसी को दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से. अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्ची, डिक्टेटरशिप, वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन टू टेक पार्ट इन द पॉलिटिक्स. ये नहीं चाहते कि वो सभी डिक्टेटरशिप वगैरह वन पार्टी जो रूल है वो सभी पार्ट ले इसके अंदर. इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वुड लाइक सिटीजन नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स. वो पॉलिटिक्स में पार्ट लेने के लिए नहीं लाइक करती. बट जो डेमोक्रेसी होती है वो डिपेंड करती है एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पर सभी सिटीजन्स का. दैट इज़ वाई वी स्टडी डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन द डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़. इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक जो पॉलिसीज़ है उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. लोगों की भागीदारी, लोगों के मतलब क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, उनको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा इसमें ध्यान रखा जाता है कि लोगों से क्या एक्सपेक्ट की जाए, कितनी परफेक्ट कोई भी लोग हैं उनका कोई भी डिसीज़न हम ले. तो ये सब चीज़ें इसमें मायने रखी जाती है, तभी हम एक देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोल सकते हैं. आपका जो एक्सरसाइज वर्क है फुल का फुल जो एक्सरसाइज वर्क है इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं. आपको ये बताना है ये यहाँ पर डेमोक्रेसी कौन सी है और नॉन डेमोक्रेसी कौन सी है.
तो आप ये पढ़ करके आप खुद करेंगे, ये आपका अपना काम है। अगर आपके पास कोई हेल्प बुक है तो आप उसमें से भी कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर रीडिंग के बाद मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी चीज़ बताने वाली है। एक्सरसाइज पूरी आपका होमवर्क है, जो भी जितने इंटरनल आ चुके हैं, जो हमारे रह चुके हैं वो भी कर लेंगे, इंटरनल जो इसमें छूट चुके हैं, तो इसमें से एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। आई होप आपको ये बिल्कुल चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वांट टू वॉच more videos